हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग क्लास 10th के साइंस में चैप्टर 3 के बारे में स्टडी कर रहे हैं और आज का हम लोगों का टॉपिक है खनिज और अयस्क और धातुओं का निष्कर्षण। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने अयस्क और खनिज के बारे में स्टडी किया था। आज पुनः मैं रिमाइंड करा दे रहा हूँ आप लोगों को खनिज क्या होते हैं, अयस्क क्या होते हैं। तो चलिए जानते हैं खनिज और अयस्क के बारे में। खनिज और अयस्क। खनिज को मिनरल और अयस्क को कोर्स कहते हैं। क्या डिफरेंस है खनिज और अयस्क में? सभी अयस्क खनिज होते हैं। यहाँ देखिए एक लाइन में लिख रहा हूँ, सभी अयस्क खनिज होते हैं। जबकि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं जबकि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। तो सबसे पहले इसको हम अच्छे से कब समझ पाएंगे, इस दो लाइन को, जब हम खनिज और अयस्क के बारे में जानेंगे कि खनिज क्या होता है और अयस्क क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, धातुओं को पृथ्वी के नीचे से जिस रूप में प्राप्त करते हैं, धातुओं को पृथ्वी के नीचे से जिस रूप में प्राप्त करते हैं, धातुओं के उस रूप को खनिज कहते हैं। और धातु शुद्ध रूप में नहीं होते हैं। खुदाई के दौरान इनमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, कंकड़ पत्थर और बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं जिससे गैंग या आधात्री कहते हैं। तो जब धातुओं के साथ ये मिले होते हैं तो धातुओं की खुदाई के साथ साथ जिस रूप में ये प्राप्त होते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। जबकि अयस्क वे पदार्थ होते हैं, अयस्क ऐसे खनिज पदार्थ होते हैं जिनसे धातु को सरलता से और कम लागत में, सरलता से और कम लागत में धातु को हम प्राप्त करते हैं। जब किसी खनिज से धातु को बहुत सरलता से और कम लागत में प्राप्त करते हैं तो इसे हम अयस्क कहते हैं, ओर्स कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, सभी अयस्क खनिज होते हैं जबकि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। इसका मतलब बहुत सारे अयस्क होते हैं, बहुत सारे खनिज होते हैं और उन खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण करने पर धातुएं शुद्ध रूप में प्राप्त तो होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे खनिज होते हैं जिनसे ज़्यादा मात्रा में धातु का निष्कर्षण होता है और कुछ ऐसे भी खनिज होते हैं जिनसे कम मात्रा में धातु का निष्कर्षण होता है। जब हम कम लागत लगाते हैं और अधिक मात्रा में धातु को हम प्राप्त करते हैं तो इस प्रकार प्राप्त होने वाले खनिज को अयस्क कहते हैं। मान लीजिए हमने किसी धातु को प्राप्त करने के लिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। मान लीजिए हमने किसी धातु को प्राप्त करने के लिए 1000 रुपया का लागत लगाया। हमारा लागत धातु को निष्कर्षण करने के लिए, धातु को प्राप्त करने के लिए 1000 रुपया लगा और बाद में पूरे धातु कर्म में 1000 रुपया लगा और जब धातु हमें प्राप्त हुआ तो यह धातु, इसकी कीमत हुई 2000 रुपया।
हमारा लागत लगा 1000 रुपये, लेकिन जब धातु का निष्कर्षण हुआ तो ये 2000 का धातु हमें प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब हमें 1000 रुपये का लाभ हो रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार के खनिज को, ऐसे खनिज को हम क्या कहेंगे, इस प्रकार के खनिज को हम अयस्क कहेंगे। सरलता से कम लागत में हमें धातु प्राप्त हो जाती है, तो यह खनिज अयस्क कहलाते हैं। और वहीं पर सपोज कीजिए, यदि हमारा कोई खनिज है और इससे धातु को प्राप्त करने के लिए 2000 रुपया हमारा लगा लागत, और जब धातु निकला तो धातु निकलने में धातु की कीमत हुई 1000 रुपया। लागत हमारा लगा 2000 और धातु निकलने के बाद उसकी कीमत हो रही है 1000 रुपया। तो यहाँ पर घाटा हुआ। तो इस तरह के खनिज को, इस प्रकार के धातु प्राप्त होने पर हमें लागत अधिक लगा, कठिनाई भी हुई, समय भी लगा और कम मूल्य भी प्राप्त हुआ, तो इसे हम खनिज कहेंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, जबकि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अब एक बार पुनः रिमाइंड करा रहे हैं आपको खनिज और अयस्क के बारे में। खनिज वे पदार्थ हैं जिनसे धातुओं को प्राप्त किया जाता है। तथा धातुएं जिस रूप में पृथ्वी के नीचे से प्राप्त की जाती हैं। धातुएं जिस रूप में पृथ्वी के नीचे से प्राप्त की जाती हैं वे खनिज कहलाते हैं। अयस्क, अयस्क क्या हो गए? ऐसे खनिज जिनसे धातु को कम लागत में तथा सरलतापूर्वक प्राप्त किया जाता है। ऐसे खनिज जिनसे धातु को कम लागत में तथा सरलतापूर्वक प्राप्त किया जाता है अयस्क कहलाते हैं। तो ये खनिज और अयस्क के अलग अलग डिफिनीशन हो गए। तो चलिए आगे के टॉपिक को हम स्टडी करते हैं, किस तरह से धातुओं का निष्कर्षण हम करते हैं। तो यहाँ देखिए, प्रीवियस क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस कर दे रहा हूँ। अयस्कों से कैसे शुद्ध रूप में धातुओं को हम प्राप्त करते हैं। सबसे पहले अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। अयस्कों को भारी कणों से बारीक कणों में पीस करके चेंज किया जाता है और उसमें उपस्थित घुलनशील अशुद्धियों को अलग किया जाता है। तो अयस्कों को सांद्रण करने की अलग अलग विधि है। अयस्क की प्रकृति के आधार पर इनका सांद्रण किया जाता है। यहाँ पर पहला है उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। इनका किस तरह से सांद्रण किया जाता है? गलित धातु का विद्युत अपघटन करते हैं और शुद्ध रूप में धातु को प्राप्त करते हैं। दूसरा, ऐसा अयस्क जिसमें धातुएं मध्यम अभिक्रियाशील की होती हैं,
मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का सांद्रण कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क होते हैं, इनका सांद्रण किया जाता है। कार्बोनेट अयस्क का सांद्रण निस्तापन विधि से करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जबकि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण भर्जन विधि से करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है। और इस तरह से दोनों कंडीशन में निस्तापन और भर्जन दोनों ही कंडीशन में धातुओं का ऑक्साइड प्राप्त करते हैं, और इस ऑक्साइड का अपचयन करते हैं। अपचयन करने से धातुएं प्राप्त होते हैं, और इस धातु का शोधन करके हम धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं। तीसरे प्रकार की धातुएं हो जाती हैं निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। पहली उच्च अभिक्रियाशील धातु, दूसरी मध्यम अभिक्रियाशील धातु, और तीसरी है निम्न अभिक्रियाशील धातु। तो निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को सल्फाइड अयस्क या निम्न अभिक्रियाशील धातु है, और इसका हम भर्जन करते हैं बिना ऑक्सीजन की, गर्म करते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको हीट करते हैं, जिससे धातुएं प्राप्त होती हैं, और उसका परिष्करण करके शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं। तो अयस्क से धातु के निष्कर्षण में यह डिफरेंट स्टेप का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम आगे स्टडी करते हैं अयस्कों का समृद्धिकरण। अयस्कों में कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं और अशुद्धियों को कैसे हम अलग करते हैं। पृथ्वी के नीचे से जितने भी अयस्क प्राप्त किए जाते हैं उनमें मिट्टी, धूल के कण और कंकड़ पत्थर इत्यादि बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। धातु को निष्कर्षण करने से पहले अयस्क में से उपस्थित इन अशुद्धियों को हटाना जरूरी होता है, जिससे शुद्ध रूप में धातुओं को प्राप्त किया जा सके। तो इसके लिए अलग अलग स्टेप का प्रयोग करके हम अशुद्धियों को दूर करते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से स्टेप का हम यूज करते हैं और कैसे हम अशुद्धियों को अलग करते हैं। तो हमारा पहला है सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। तो हम एक बार आपको रिमाइंड कराते हैं कि सक्रियता श्रेणी में कौन सी धातुएं नीचे आती हैं और सक्रियता श्रेणी में कौन सी धातुएं ऊपर आती हैं और कौन सी धातुएं बीच में आती हैं। तो चलिए मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ टेबल के माध्यम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके इस बुक में पीछे के पेज पर दिया हुआ है। सक्रियता श्रेणी के आधार पर धातुओं का यहाँ पर वर्गीकरण क्लासिफाई किया गया है। ऊपर का एक वर्ग बनाया गया है जिसमें सक्रिय धातुएं हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सभी सक्रिय धातुएं हैं, अभिक्रियाशील धातुएं हैं। इनका शोधन करने के लिए विद्युत अपघटन विधि का उपयोग किया जाता है। मध्यम वर्ग में ऐसी धातुएं आती हैं जो कम सक्रिय होते हैं, कम अभिक्रियाशील होते हैं। इसमें से जिंक, आयरन, लेड और कॉपर जैसी धातुएं हैं। इनका शुद्धिकरण करने के लिए कार्बन के माध्यम से, कार्बन के उपयोग से इन धातुओं का अपचयन करके इनको शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं। और तीसरे वर्ग में सिल्वर और सोने जैसी, चांदी और सोने जैसी कम अभिक्रियाशील, अत्यंत बिल्कुल कम अभिक्रियाशील धातु हैं, और यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं हैं। तो इस तरह से सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं, जो बहुत ही कम अभिक्रियाशील होती हैं। तो देखिए, इन धातुओं को केवल गर्म करने के बाद ही, जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद ही इनसे धातुओं का निष्कर्षण प्राप्त कर लेते हैं, धातुओं को निष्कर्षित कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सीनाबार क्या है, यह एक मरकरी का अयस्क है, HgS। सीनाबार में इसका फार्मूला है HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड जिसे कहते हैं। और यह एक ऐसा अयस्क है जिससे मरकरी नामक धातु को हम प्राप्त करते हैं। मरकरी को पारद भी कहते हैं, पारा भी कहते हैं। तो मरकरी के अयस्क का क्या नाम है? सीनाबार। फार्मूला क्या है? HgS। सीनाबार एक अयस्क है। तो यहाँ पर अयस्क में यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सीनाबार, और यह सीनाबार मरकरी का अयस्क है और इसका सिंबल है HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड। यह सीनाबार अयस्क है।
तो इसको हम गर्म करते हैं। जब अत्यधिक ताप पर गर्म करते हैं सिनाबार को, मर्क्यूरिक सल्फाइड को, तो मरकरी इससे प्राप्त करते हैं। यहाँ देखिए इक्वेशन के रूप में देख सकते हैं हम 2HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड, यही ठोस रूप में सॉलिड फॉर्म में है जिसे सिनाबार कहते हैं। यह अयस्क है और इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 3O2 गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ताप देते हैं, हीट करते हैं, तो ये इस ऑक्सीजन से मर्क्यूरिक सल्फाइड रिएक्ट करता है और यह सल्फर विस्थापित हो जा रहा है, इसके स्थान पर ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। तो यहाँ पर बन गया एक नया कंपाउंड HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में यह कंपाउंड बन गया। और दूसरा कंपाउंड यह सल्फर फिर इसके ऑक्सीजन से संयोग करके सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है गैसियस फॉर्म में। अब इसके बाद मर्क्यूरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। अब इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को पुनः हीट कर रहे हैं, पुनः एक बार टेम्परेचर दे रहे हैं। तो जब और उच्च ताप दिया जाता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड को, तो उच्च ताप पर मरकरी लिक्विड फॉर्म में प्राप्त होता है और इससे ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। तो इस तरह से हम केवल ताप दे करके कम सक्रिय धातुओं को निष्कर्षित कर सकते हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं को हम प्राप्त कर सकते हैं केवल टेम्परेचर को दे करके। उसे उच्च ताप पर हीट करने के साथ साथ हम उन धातुओं को निष्कर्षित कर सकते हैं। इसी तरह एक और भी धातु है, एक और भी अयस्क है क्यूप्रिक सल्फाइड, जिसे क्यूप्रस सल्फाइड कहते हैं। और इस क्यूप्रस सल्फाइड को किसका अयस्क है? क्यूप्रस सल्फाइड या कॉपर ग्लांस भी कहते हैं इसको। और यह कॉपर ग्लांस किसका अयस्क है? कॉपर का। इससे कॉपर जैसी धातु प्राप्त होती है और इसको भी, इस अयस्क को भी केवल गर्म करते हैं वायु की उपस्थिति में, तीव्र हीट देते हैं और यह हीट के प्रभाव से इसमें उपस्थित कॉपर सेपरेट हो जाता है। यहाँ देखिए 2Cu2S क्यूप्रस सल्फाइड, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जा रहा है। यह कॉपर सल्फाइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और सल्फर को डिस्प्लेस कर देता है, इसके स्थान से इसको हटा देता है, उसका स्थान स्वयं ले रहा है। और क्यूप्रस सल्फाइड से ऑक्सीजन से जुड़ गया, सल्फर हट गया, तो यहाँ पर क्यूप्रस ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गया। एक बार पुनः जब इस क्यूप्रस ऑक्साइड को हीट करते हैं तो क्यूप्रस ऑक्साइड क्यूप्रस सल्फाइड से रिएक्ट करता है आपकी बात। और इस समय कॉपर 6 कॉपर यहाँ पर अणु निर्मित हो जा रहे हैं और सल्फर डाइऑक्साइड गैस सेपरेट हो जा रहा है। तो इस तरह से हमने 2 कंडीशन में देखा कि केवल अधिक ताप दे करके, उच्च ताप दे करके कम सक्रिय धातुओं से धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण हम कैसे करते हैं। ऐसी धातुएं जो बीच में स्थित होती हैं, उन धातुओं का हम निष्कर्षण कैसे करते हैं। बीच में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, ये सब कम अभिक्रियाशील होती हैं और प्रकृति में यह प्राय इस रूप में पाए जाते हैं। आयरन, जिंक और लेड, कॉपर सल्फाइड अयस्क के रूप में या तो कार्बोनेट अयस्क के रूप में यह पाए जाते हैं। और सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क का जो मध्य अभिक्रियाशील धातुएं हैं, इनसे शुद्ध धातु को प्राप्त करने के लिए या तो निस्तापन का उपयोग करते हैं या तो भर्जन का उपयोग करते हैं। तो चलिए जानते हैं निस्तापन किसे कहते हैं और भर्जन किसे कहते हैं। यहाँ पर 2 टर्म आ रहा है, पहला भर्जन है, दूसरा निस्तापन है। मध्य सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर को भर्जन प्रक्रिया के द्वारा और निस्तापन प्रक्रिया के द्वारा सेपरेट किया जाता है, धातुओं को अलग किया जाता है। तो चलिए जानते हैं भर्जन किसे कहते हैं और निस्तापन किसे कहते हैं। देखिए, निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसमें वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसमें
वायु के अनुपस्थिति में उच्च ताप दिया जाता है पदार्थ को, तो इस कंडीशन में धातु के ऑक्साइड रूप में प्राप्त होते हैं, धातु ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होते हैं, और उस ऑक्साइड को अपचयित किया जाता है तो शुद्ध धातु के रूप में प्राप्त होते हैं। जबकि वहीं पर भर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं, जिससे धातु ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है और उस ऑक्साइड का अपचयन करके पुनः शुद्ध धातु के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं रिएक्शन के रूप में हम देख सकते हैं किस तरह से इनका भर्जन हो रहा है और किस तरह से इनका निस्तापन हो रहा है। यहाँ देखिए भर्जन प्रक्रिया में क्या हो रहा है और निस्तापन प्रक्रिया में क्या हो रहा है। भर्जन में देखिए जिंक सल्फाइड अयस्क है, यहाँ देखिए जिंक कार्बोनेट, यह कार्बोनेट है, जिंक सल्फाइड के रूप में है और जिंक कार्बोनेट के रूप में है। जब जिंक सल्फाइड के रूप में है तो इसका क्या किया जा रहा है, भर्जन किया जा रहा है, और जब कार्बोनेट के रूप में है तब इसका क्या किया जा रहा है, निस्तापन किया जा रहा है। भर्जन का मतलब यह हुआ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको गर्म किया जा रहा है, उच्च ताप दिया जा रहा है। तो देखिए जब जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उच्च ताप दिया जाता है तो जिंक ऑक्साइड बनता है, सल्फर का यहाँ विस्थापन हो जा रहा है और यह ऑक्सीजन के साथ सल्फर जुड़ करके सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ तक की प्रक्रिया धातु का ऑक्साइड बन गया। अब इस धातु ऑक्साइड का अपचयन करते हैं, अपचयन करने के बाद यहाँ शुद्ध रूप में धातु प्राप्त हो जाती है। अपचयन कैसे करते हैं, यहाँ देखिए जिंक ऑक्साइड है सॉलिड फॉर्म में, कॉपर से क्रिया करा रहे हैं, कॉपर से क्रिया करने के बाद कॉपर मोनोऑक्साइड गैस बन जा रहा है और यहाँ पर जिंक शुद्ध धातु यहाँ पर प्राप्त हो जा रहा है। शुद्ध धातु उसमें कुछ अशुद्धियाँ भी होती हैं तो उनको शोधन करके शुद्ध रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। तो भर्जन प्रक्रिया में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अयस्क का अभिक्रिया कराते हैं, उच्च ताप पर अभिक्रिया कराते हैं, जिससे उस धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है और उस ऑक्साइड को अपचयन के माध्यम से धातुओं को प्राप्त करते हैं। निस्तापन प्रक्रिया में क्या होता है, जब अयस्क कार्बोनेट के रूप में होता है, जब अयस्क कार्बोनेट के रूप में होता है तो उस कंडीशन में बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ताप देते हैं। ताप देने से वह कार्बोनेट अयस्क ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। यहाँ देखिए JDnCO3 ये क्या है, जिंक कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में है, टेम्परेचर दिया जिंक ऑक्साइड हो गया सॉलिड फॉर्म में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पर जिंक ऑक्साइड दोनों कंडीशन में प्राप्त हुए, भर्जन प्रोसेस में भी और निस्तापन प्रोसेस में भी जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुए। इस जिंक ऑक्साइड को अपचयित कराते हैं कॉपर से, कॉपर से अपचयित होने के बाद जिंक धातु यहाँ पर प्राप्त हो रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में अलग हो जा रहा है। तो इस तरह से हम सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण करते हैं और धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं। तो चलिए नीचे भी एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसको भी हम देखते हैं किस धातु का निष्कर्षण किया जा रहा है। देखिए मैग्नीज डाइऑक्साइड यहाँ पर दिया है मैग्नीज धातु है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्साइड अयस्क है, यह अयस्क ऑक्साइड अयस्क है। मैग्नीज डाइऑक्साइड एल्यूमिनियम से जब यह रिएक्ट कर रहा है तो मैंगनीज प्राप्त हो रहा है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है प्लस उष्मा, यानी इसके बाद देखिए उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि इससे उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है।
अब देखिए एक यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है कि आयरन ऑक्साइड को Fe2O3, अभी यहाँ पर हमने देखा आयरन ऑक्साइड, यहाँ पर Fe2O3 आयरन ऑक्साइड जब इसके साथ एल्यूमिनियम का इससे रिएक्शन कराया जाता है, आयरन ऑक्साइड का एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराया जाता है, तो रेल की पटरी और मशीनों को उनकी दरारों को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है और यह आयरन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। आयरन ऑक्साइड का एल्यूमिनियम से जब रिएक्शन कराते हैं तो आयरन बनता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाता है और ऊष्मा भी मुक्त होती है। तो इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि हीट का उपयोग करके हम रेल की पटरियों को जोड़ने का काम करते हैं आयरन ऑक्साइड के माध्यम से और एल्यूमिनियम के माध्यम से। तो चलिए हम अगले पॉइंट के बारे में स्टडी करते हैं और हमारा अगला पॉइंट है सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो चलिए देखते हैं सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण हम कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, ऐसी धातुएं जो सबसे अधिक सक्रिय होती हैं, सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, वे सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर पाई जाती हैं। और इनसे धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए हम विद्युत अपघटन का उपयोग करते हैं। विद्युत अपघटन करने के बाद उनसे धातुओं को अलग अलग प्राप्त करते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं सोडियम मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को, सोडियम मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों की विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। और जब विद्युत अपघटन करते हैं तो कैथोड पर और एनोड पर हम देखते हैं, कैथोड पर सोडियम आयन और एनोड पर क्लोराइड आयन एकत्रित होते हैं और इस तरह से इनके माध्यम से सोडियम धातु को प्राप्त करते हैं अलग। इसी तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनीय अपचयन से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। सोडियम ऑक्साइड से सोडियम प्राप्त किया जाता है। सोडियम क्लोराइड के लिक्विड फॉर्म से सोडियम धातु, मैग्नीशियम क्लोराइड से मैग्नीशियम धातु और एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि किस तरह से धातुओं का परिष्करण किया जाता है, किस तरह से इनका विद्युत अपघटन किया जाता है। इसके पहले हमने देखा कि धातुओं का सांद्रण किया जाता है। जिन धातुओं का हम सांद्रण करते हैं वे धातुएं शुद्ध रूप में नहीं होती हैं और उनमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम विद्युत अपघटनी विधि का उपयोग करते हैं, जिसमें दो प्रकार की छड़ें, एक कार्बन की कैथोड छड़, एक कैथोड छड़ होती है और दूसरी एनोड छड़। तो कैथोड और एनोड दो छड़ों का उपयोग करके जब विद्युत अपघटन करते हैं उसी धातु के विलयन में विद्युत अपघटन करते हैं, तो यहाँ पर कैथोड और एनोड पर अलग अलग प्रकार के पदार्थ उपस्थित होते हैं और धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं। तो देखिए जितनी भी अशुद्धि होती है वह अलग हो जाती है एनोड पर। सभी अशुद्धि एनोड के नीचे अपद्रव्य के रूप में एनोड पंख के रूप में गलित अवस्था में बैठ जाते हैं और शुद्ध धातु कैथोड के ऊपर एकत्रित हो जाते हैं। तो इस तरह से हम धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त कर लेते हैं। कॉपर, जिंक, टिन, निकिल, सिल्वर, गोल्ड, इन सभी का परिष्करण विद्युत अपघटन की विधि से किया जाता है और इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु को एनोड के रूप में हम बनाते हैं। जो अशुद्ध धातु होती है उसका उपयोग करते हैं एनोड बनाने में और शुद्ध धातु को कैथोड बनाते हैं और
अशुद्ध धातु को एनोड बनाते हैं। और इस तरह से उसी धातु के लवण के विलयन का उपयोग करते हैं विद्युत अपघट्ट के रूप में, और पूरे उपकरण को व्यवस्थित करके हम जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धातुएं कैथोड के ऊपर एकत्रित हो जाती हैं और अशुद्धियाँ अपद्रव्य के रूप में घुल जाती हैं, एनोड पंख के रूप में निक्षेपित हो जाती हैं, तली में बैठ जाती हैं, जिनको छान करके अलग कर लेते हैं और शुद्ध धातु को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो चलिए अब हम स्टडी करते हैं कुछ प्रश्नों के बारे में। निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। खनिज, अयस्क, गैंग। खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं और गैंग किसे कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ देखिए पुनः एक बार रिवाइज करा देते हैं। खनिज क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनसे धातुएं पृथ्वी के नीचे से जिस रूप में धातुओं को प्राप्त किया जाता है, पृथ्वी के नीचे से धातुओं को जिस रूप में प्राप्त किया जाता है उसे खनिज कहते हैं। जबकि अयस्क ऐसे खनिज होते हैं जिनसे धातुओं को सरलतापूर्वक और कम लागत में प्राप्त करते हैं, अयस्क कहलाते हैं। यहाँ पर खनिज और अयस्क हो गया। तीसरा है गैंग। गैंग क्या होता है, धातु में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। धातु में बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं, उन अशुद्धियों को दूर करना जरूरी होता है। तो धातु में उपस्थित अशुद्धियों को जो धातु के साथ घुलित अवस्था में होते हैं वे गैंग कहलाते हैं और इन गैंग को अलग कर लिया जाता है। तो धातु में घुलित अशुद्धियाँ ही गैंग कहलाती हैं। और ये कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं, मिट्टी हो सकती हैं, अयस्क में मिट्टी हो सकती हैं, रेत हो सकती हैं, पत्थर हो सकते हैं। ये सभी अशुद्धियाँ अयस्क के साथ जुड़ी होती हैं और इन अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियाँ मिट्टी, रेत, धूल के कण, पत्थर इत्यादि गैंग कहलाते हैं। इनको सांद्रण के माध्यम से अलग किया जाता है। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं दो धातुओं के नाम जो हमारे प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो इसमें से पहली धातु है सोना, जिसका सिंबल है Au, और दूसरी धातु है चांदी, जिसका सिंबल है Ag। सोना और चांदी दो ऐसी धातुएं हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं धातु से उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए जिस प्रक्रम का उपयोग करते हैं उस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं। यहाँ देखिए धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने में अपचयन प्रक्रम का उपयोग करते हैं। किसी धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने में हम अपचयन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। यह हमारा है अपचयन। तो चलिए हम अगले टॉपिक को पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, जंग लगना। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। जब किसी धातु को खुला छोड़ देते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित नमी से और जल से रिएक्ट करके वह धातुएं उस धातु का ऑक्साइड बनाती हैं, जिसे धातुओं का संक्षारण कहते हैं। और धातुएं एक एक परत करके छोड़ने लगती हैं और वे धातु पतली हो जाती हैं
और इसे लंबे समय तक यदि इसी तरह नमी और वायु के संपर्क में रखा जाए तो धातुएं धीरे धीरे संक्षारित होती जाती हैं, अर्थात धातुओं में जंग लगते जाता है और वह धातुएं धीरे धीरे एक एक लेयर हटती जाती हैं। इस प्रक्रिया को धातुओं का संक्षारण कहते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कौन कौन से विधि का हम उपयोग करते हैं जिसके माध्यम से संक्षारण से हम बचाव कर सकते हैं। किसी भी धातु में जंग न लगे इसके लिए हम पेंट का उपयोग करते हैं। धातु में पेंट लगा देते हैं जिससे धातुएं जंग नहीं खाती हैं। धातुओं में तेल का उपयोग करते हैं, ग्रीस का उपयोग करते हैं, यसद लेपन जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में लोहे की वस्तुओं पर जस्ती की परत चढ़ाया जाता है। यसद लेपन में, गैल्वेनाइजेशन में क्रोमियम लेपन करते हैं, क्रोमियम का एक लेयर चढ़ा देते हैं धातु के ऊपर। एनोडीकरण या मिश्र धातु बना करके लोहे को जंग से हम बचा सकते हैं। तो यह बहुत सारी विधियां हैं। इन विधियों में पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यसद लेपन जिससे लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाकर, क्रोमियम लेपन जिसमें क्रोमियम का एक लेयर चढ़ा देते हैं, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उनके ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ाया जाता है और इस तरह से जिंक के ऊपर पतली परत चढ़ाने की विधि को यसद लेपन कहते हैं या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। मिश्र धातु क्या होती है? जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक साथ मिलाकर गर्म किया जाता है उच्च ताप पर, तो दोनों धातुएं एक समांगी मिश्रण बनाते हैं जिसे मिश्र धातु कहते हैं। यदि धातु में से कोई भी मिश्र धातु बना रहे हैं दो धातुओं को मिलाकर के, यदि उस दो धातुओं में से एक धातु पारा है तो इस तरह से बनने वाला मिश्र धातु अमलगम कहा जाता है। अमलगम क्या होता है? जब मिश्र धातु तैयार करते हैं तो दो धातुओं में से एक धातु यदि पारा हो तो इस तरह से प्राप्त मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। क्या आप जानते हैं, एक जानकारी की बात, शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं तथा यह काफ़ी नर्म होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए यह उपयुक्त नहीं होता है। 24 कैरेट जिसमें सोना होता है उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है आभूषण बनाने में। इसको कठोर बनाया जाता है। तो कठोर कैसे बनाते हैं? इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। भारत में अधिकांशतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। इसका तात्पर्य यह है कि 22 भाग शुद्ध सोने में 2 भाग तांबा या चांदी मिलाया जाता है।